हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉ किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ पर। इस वीडियो में हम प्राइमरली बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरीज और स्टेट प्रैक्टिस पर। केस लॉज के ऊपर डिस्कशन आगे आने वाली वीडियोस में होगा। आज का फोकस होगा थ्योरीज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ और स्टेट्स की प्रैक्टिस पर रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज अगेंस्ट देयर म्युनिसिपल लॉ। जैसा कि हमने इंटरनेशनल लॉ की फर्स्ट वीडियो में देखा, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद कोई भी स्टेट ट्रूली सॉवरेन नहीं रह चुका है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक स्टेट के डेली ऑपरेशंस में इंटरनेशनल लॉ का यूज तो होता ही है। इस वजह से हम इंटरनेशनल लॉ को अपनी डेली लाइफ को गवर्न करने वाले डोमेस्टिक लॉज में सीप इन करते हुए देख सकते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इस कन्वेंशन के आने के बाद ऑलमोस्ट सभी यूएन मेंबर्स ने अपने स्टेट में चाइल्ड की डेफिनेशन में बदलाव लाया और अब यूनिवर्सली एक 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को चाइल्ड की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की रिलेशनशिप को समझने की दो मेजर स्कूल्स या थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, मोनिज्म और डुअलिज्म। मोनिज्म या मोनिस्टिक थ्योरी के अंडर ये माना जाता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ अलग होने के बजाय एक ही लीगल ऑर्डर या सिस्टम का पार्ट हैं। मोनिस्ट्स का ये कंटेंशन रेज किया गया है पॉजिटिविस्ट्स के अगेंस्ट, जो आर्ग्यू करते हैं कि लॉ एक सॉवरेन का कमांड होता है जो सब्जेक्ट्स पे लीगल ड्यूटी कन्फर करता है और ये सब्जेक्ट सॉवरेन के कमांड को फॉलो करते हैं सैंक्शंस या पनिशमेंट के डर से। फर्दरमोर मोनिस्ट्स ये कहते हैं कि जब भी एक स्टेट किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी का पार्ट बनता है तब उस ट्रीटी के इम्प्लीकेशन स्टेट के म्युनिसिपल लॉ में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। मोनिस्ट्स बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ का इक्वल है इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी किसी भी स्टेट के अंदर। ये सभी आर्ग्यूमेंट्स एसेंशियली इंटरनेशनल लॉ की सुप्रीमेसी की तरफ पॉइंट करती हैं। कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ से ऊपर है हायरार्की में, और ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि स्टेट्स अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से बाउंड रहे और इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स को अबाइड करते रहे। मोनिज्म के एडवोकेट्स इस थ्योरी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में ये कहते हैं कि कोई भी स्टेट का इंडिविजुअल या कोर्ट इंटरनेशनल लॉ को इन्वोक कर सकता है अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स में। ये उन लीगल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होगा जहां पे स्टेट सब्जेक्ट्स के पास डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ को इन्वोक करने की चॉइस हो। यानी अगर एक केस में इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटी एप्लीकेबल हो जो स्टेट रैटिफाइड है और उसी केस के रिगार्डिंग एक म्युनिसिपल लॉ भी एग्जिस्ट करता हो, तो इंडिविजुअल्स या कोर्ट्स सीधा इंटरनेशनल लॉ को इन्वोक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मोनिस्ट का प्राइम रीजन ये है कि जब उस स्टेट ने वो स्पेसिफिक ट्रीटी रैटिफाई की तब वो इंटरनेशनल लॉ उस स्टेट के लॉज का पार्ट बन चुकी थी। अब आते हैं मोनिज्म के सब डिविजन्स पर। मोनिस्ट थ्योरी के दो पायनियर्स हैं जिनकी अप्रोच को आज भी फॉलो किया जाता है मोनिस्ट स्कूल के अंडर। ये पायनियर्स हैं लॉटरपैक्ट और केल्सन। लॉटरपैक्ट की अप्रोच ह्यूमन वेलफेयर के अराउंड सेंटर्ड थी। उनका मानना ये था कि अगर स्टेट्स को सॉवरेनिटी दे दी जाए तो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन लॉज इन्फ्रिंज हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ का होना ज़रूरी है और इंटरनेशनल लॉ का ड्राइविंग आइडियल ह्यूमन वेलबींग से जुड़ी मोरालिटी होनी चाहिए। केल्सन की अप्रोच लॉटरपैक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी मैकेनिकल और फॉर्मल थी। केल्सन की अप्रोच उनके प्रोपाउंड किए गए ग्रुंडनॉर्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जो ये कहता है कि हर लीगल सिस्टम में एक हायरार्की होती है नॉर्म्स की। इन सभी नॉर्म्स को वैलिडिटी देता है ग्रुंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म, जो इस पिरामिडल हायरार्की के टॉप पर स्थित होता है। केल्सन ये कहते हैं कि क्योंकि स्टेट्स एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के ऊपर है अपनी हायरार्की में। अब आते हैं डुअलिस्टिक थ्योरी पर। डुअलिस्टिक थ्योरी के पायनियर्स और एडवोकेट्स जनरली पॉजिटिविस्ट्स होते हैं जिनका मानना यह है कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ से बहुत अलग होता है। डुअलिस्ट का मानना यह है कि इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लेवल पर अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो उसे लेजिस्लेशन के फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। डुअलिस्टिक थ्योरी इन 3 पॉइंट्स में सम अप की जा सकती है। हमने अब तक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ही देखा है। अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को साथ में प्रैक्टिकली कैसे अकोमोडेट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। इस पर्पस के लिए हम ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन प्रैक्टिस को देखेंगे। पहले हम देखेंगे ब्रिटिश प्रैक्टिस को इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल कस्टम्स। ब्रिटेन में इंटरनेशनल कस्टमरी रूल्स को ब्रिटिश लॉज की तरह ही ट्रीट किया जाता है, सिर्फ इन 2 कंडीशंस पर। 1. इंटरनेशनल लॉ के रूल्स ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट या उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। 2. अगर ब्रिटेन की हाईएस्ट कोर्ट ने एक इंटरनेशनल कस्टमरी रूल का स्कोप डिसाइड कर लिया है तो ब्रिटेन की बाकी सभी कोर्ट्स उसी इंटरप्रिटेशन से बाउंड होंगे। इन 2 कंडीशंस का इम्पैक्ट दिए गए रूल्स में एविडेंट है। 1. रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ब्रिटिश कोर्ट्स पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स को इस वे में इंटरप्रेट करते हैं कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ना जाएं। यह उन्हीं लेजिस्लेशंस पर एप्लीकेबल होता है जो वेग या एम्बिगुअस हो अपने ऑब्जेक्टिव में। 2. रूल ऑफ एविडेंस। इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को एविडेंस के थ्रू प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं हम कुछ एक्सेप्शंस पर। पहली एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट के एक्ट्स ब्रिटिश कोर्ट्स के परव्यू में नहीं आते हैं, इसलिए अगर स्टेट इंटरनेशनल लॉ को वायलेट भी करे तो वो ट्रायबल नहीं होते। दूसरी एक्सेप्शन है क्राउन की विल या प्रेरोगेटिव पावर।
प्रेरोगेटिव का मतलब राइट होता है। अगर क्राउन कोई इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाना चाहे ब्रिटिश टेरिटरी की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर, तो ब्रिटिश कोर्ट्स क्राउन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रैक्टिस की इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ ब्रिटेन की प्रैक्टिस ये है कि ट्रीटीज़ को पार्लियामेंट का कंसेंट मिलना ज़रूरी होता है और ये ट्रीटीज़ क्राउन के प्रेरोगेटिव पावर्स के परव्यू में होती हैं। अब डिस्कस करते हैं अमेरिकन प्रैक्टिस के बारे में। अमेरिका की प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल कस्टम ब्रिटेन की तरह ही है। अमेरिका इंटरनेशनल लॉ को स्टेट लॉज की तरह ही ट्रीट करता है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पर अगर इंटरनेशनल लॉ और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। अब हम बात करेंगे इंडियन प्रैक्टिस की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इंडिया की स्टेट प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल कस्टम्स एंड ट्रीटीज ब्रिटेन जैसी थी, सिंस इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। हाउएवर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद स्टेट प्रैक्टिस में कुछ चेंजेस आए। इनको जानने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट आर्टिकल्स को देखना जरूरी है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 51, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है एंड एज सच स्टेट पर सिर्फ ऑब्लिगेटरी होता है। आर्टिकल 51 इनकरेज करता है स्टेट को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने को। दूसरा, ऑनरेबल एंड जस्ट रिलेशंस नेशंस के बीच मेंटेन करने को। तीसरा, इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट करने को। और चौथा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन द्वारा सेटल करने के लिए। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 253 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाने को। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG Lockit।